Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss second part of our complete literature series. Friends, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड पार्ट रहता है हमारा, जो कि हम सीरीज लेके चल रहे हैं 1000 टॉप लिटरेचर क्वेश्चंस की। लिटरेचर के टॉप 1000 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जब तक हमारा स्टेट का एग्ज़ाम आता है तब तक। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लिटरेचर की जो NCERT की 9 to 12 की सीरीज भी लेके चल रहे हैं MCQ फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, दोनों ही क्लासेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। वहाँ से आपके लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होंगे, और यहाँ से जो ओवरऑल आपके 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। बेसिकली जो ये हमारी सीरीज़ है उसमें हम इंडियन इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश लिटरेचर, जो हमारा ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है, साथ ही साथ कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन लिटरेचर को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में आप बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ 59th क्वेश्चन। इससे पहले हम 58 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आज का। टॉमस काइड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी शोज द कॉन्स्पिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ। अब कहता है कि जो टॉमस काइड जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं फ्रेंड्स, तो कहता है कि उनकी जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो किसका इन्फ्लुएंस शो करती है। तो फ्रेंड्स, ये टॉमस काइड का जो वर्क रहता है स्पेनिश ट्रेजेडी, ये एक सिनिकन ट्रेजेडी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, इंग्लिश की रेगुलर जो ट्रेजेडी है उसको हम गोरबेडक को कहते हैं। वो ट्रेजेडी हमारी कौन सी है? गोरबेडक मानी जाती है इंग्लिश की रेगुलर हमारी ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी उसको हम कहते हैं। तो ये हमारी जो ट्रेजेडी है वो स्पेनिश ट्रेजेडी है, जो कि स्पेनिश ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है? सिनेका का। सिनेका एक ग्रीक हमारे पोइट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ग्रीक लिटरेचर में। गोरबेडक वॉज स्टेक बिफोर द मेंबर्स ऑफ इनर टेम्पल इन। अब कहता है कि जो गोरबेडक है वो स्टेज की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ की गई थी? किन के सामने? जो इनर टेम्पल होता था ना फ्रेंड्स, पहले जैसे आज प्ले हाउस थिएटर में कन्वर्ट हो गए हैं, पहले इनको बोला जाता था इन द इनर टेम्पल। जो हमारे चर्च के अंदर जो ग्राउंड होता था उसी में कोई भी प्ले, ड्रामा वगैरह परफॉर्म करवाया जाता था। पहले के टाइम की बात कर रही हैं, जब हम स्टार्टिंग हुई थी हमारे ड्रामा की। तो उस टाइम पे कहता है कि पहली बार कब परफॉर्म किया गया था स्टेज के ऊपर? इनर टेम्पल में। तो वो परफॉर्म करवाया गया था 1562 में, ओके। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बिकॉज ऑफ इट इज़ फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेंसर द फेरी क्वीन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। अब कहता है कि स्पेंसर का जो वर्क है, एपिक पोइम है द फेरी क्वीन, वो पहली बार कब पब्लिश करवाई गई थी? तो यहाँ जो फेरी क्वीन है उसमें फ्रेंड्स जो हमारे स्पेंसर हैं उन्होंने लगभग 12 बुक की क्या की थी? इमेजिन की थी कि वो 12 बुक लिखेंगे, लेकिन ओनली 6 बुक ही यहाँ हमें मिल पाई हैं, दो जो स्पेंसर का फेरी क्वीन वर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एपिक वर्क किसको बोला जाता है? जो कि 1591 में पब्लिश करवाया गया था, ओके। सारे क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से छूटने की कोई भी संभावना नहीं है। सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे 64 से लेकर जो मॉडर्न लिटरेचर रहता है वहाँ तक, और अमेरिका का लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ का लिटरेचर, ओके। नाउ नेक्स्ट है, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स who was killed in a tavern brawl at the age of 29। अब कहता है कि at the age of 29 कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स था जिसकी डेथ हो गई थी या जो मार दिए गए थे, जो किलिंग किए गए थे, ठीक है। तो वो है मार्लो। मार्लो है फ्रेंड्स। मार्लो की अगर हम बात करें तो ये आपको एक जेन्युइन बात बताती हूँ मैं, जो विलियम शेक्सपियर हैं वो ज़्यादातर जो वर्क हैं वो कॉपी कर रहे हैं अपने ही कॉन्टेम्परेरीज की, लेकिन मार्लो ने जितने भी वर्क लिखे हैं वो उनके सोर्स जरूर रहे हैं क्लासिकल वर्क, लेकिन किसी की कॉपी नहीं की। तो कई जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो ये भी मानते हैं कि मार्लो का जो डेथ है उसमें काफ़ी बड़ा हाथ शेक्सपियर का भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे शेक्सपियर के को टक्कर देने वाले ओनली एक राइटर थे, वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। तो बाकी ये तो पता नहीं कि किसने इनकी डेथ में मतलब पूरा वो किया है, सहयोग किया है
तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो मार्लो की डेथ है वो हो गई थी लगभग 1593 में, ठीक है, और इनका बर्थ हुआ था 1564 में और डेथ हुई थी 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम सेलिब्रेट्स स्पेंसर लव? कौन सा ऐसी पोएम पोइट्री है जिसमें स्पेंसर ने लव को सेलिब्रेट किया है? तो वो है फ्रेंड्स अमोर्टी। अमोर्टी है वो 84 प्लस जो हमारी पोइट्री है, सोनेट है, उनका कलेक्शन है जो कि राइट डाउन किया गया है स्पेंसर के द्वारा। इपिथालमियन है वो इनकी जो मैरिज है उससे रिलेटेड है, बिलोड के बारे में इन्होंने बताया है। ओके, फेरी क्वीन आप जानते हो, रूइंस ऑफ टाइम्स ये भी इनका वर्क रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो वर्क है उनमें फेरी क्वीन आता है, मूर्ति और एपिथालमियन आता है। आगे चलेंगे। एस्ट्रोफिल बाय स्पेंसर इज एन एलिगरी ऑन द लाइफ एंड डेथ ऑफ। अब कहता है कि स्पेंसर का एक वर्क है एस्ट्रोफिल, वो किसकी डेथ के ऊपर लिखा गया एक एलिगोरिकल वर्क है? तो वो है फ्रेंड्स सैमुअल डैनियल के ऊपर लिखा गया एक एलिगोरिकल। एलिगोरिकल वो होता है फ्रेंड्स जिसमें किसी के ऊपर हम बात, जैसे आयरनी होती है या हम विटी फॉर्म में करते हैं, तो इस तरह से होता है। जैसे एब्सलम एक्टोफिल है, ठीक है फ्रेंड्स, वो एक पॉलिटिकल एलिगरी है जिसमें पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको किसी दूसरे करेक्टर के माध्यम से उनको शो किया गया है। तो इस तरह एलिगरी होती है जो किसी दूसरे का करेक्टर किसी दूसरे बंदे के द्वारा शो किया जाए। ओके, आगे चलेंगे। नाउ हमारा जो 65 नंबर का क्वेश्चन रहता है, विच बुक ऑफ स्पेंसर कंटेन्स 88 सोनेट्स? तो अभी बताया था अमोर्टी। अमोर्टी इज रिटन बाय स्पेंसर। फिलिप सिडने आर्केडिया इज ए प्रोज रोमांस कंटेन सेवरल। अब कहता है कि जो आर्केडिया वर्क है फिलिप सिडने का फ्रेंड्स, जो कि पब्लिश किया गया है 1593 में, और इस टाइम पे जो डेथ हुई थी वो मार्लो की हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है इकोलोग। इकोलोग क्या होता है? जैसे हमारे प्रोलोग होते हैं ना, जो कोई भी हमारा प्रोज वर्क होता है जिसमें जैसे इंट्रोडक्टरी टाइप का कुछ आगे जैसे प्रस्तावना होती है, इस तरह से, ठीक है, तो वो इकोलॉग्स होते हैं। आगे है ड्राइटन रोट डैश सोनेट इन पेट्रार्कन सोनेट या स्टाइल। अब कहता है कि ड्राइटन ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो 51 सोनेट इन्होंने लिखी हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पेट्रार्कन फॉर्म क्या होती है। तो जो पेट्रार्कन फॉर्म है फ्रेंड्स उसमें एक ऑक्टेव होता है, एक क्या होता है ऑक्टेव होता है, और दूसरा क्या होता है, एक होता है सस्टेट, एक होता है सस्टेट, जिस सस्टेट होता है 6 लाइन का और ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम मिल्टोनिक सोनेट भी बोल सकते हैं, स्टाइल भी बोल सकते हैं। और जो शेक्सपियरियन जो सोनेट होती हैं उसमें 4 क्वार्टरन होते हैं, मीन्स 4 लाइन स्टेंजा होते हैं, और 2 लाइन का एक क्या होता है कैपलेट होता है। ये स्टाइल होती है जैसे पेट्रार्कन और इंग्लिश जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनको हम इंग्लिश सोनेट बोलते हैं, और पेट्रार्कन सोनेट को हम मिल्टोनिक सोनेट भी कह सकते हैं। आगे चलेंगे। सिडनी इज अपोलॉजी फॉर पोइट्री इज एन आंसर टू। जो सिडनी का जो वर्क था अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये किसके आंसर में लिखा गया एक वर्क है? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्क है हमारा गोशन, उनके अपोज में लिखा गया है। सिडनी ने किसका फेवर किया है? पोइट्री का फेवर किया है कि भाई पोइट्री ऐसे लिखी जानी चाहिए, पोइट्री ऐसे से कहीं ज़्यादा बढ़िया है, पले से कहीं ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इन दोनों में कंट्रोवर्सी हुई थी पोइट्री के ऊपर, ठीक है। आगे चलेंगे। मार्लोज माइटी लाइन दिस फ्रेज रेफर्स टू हिज। मार्लो की जो माइटी लाइन्स जो फ्रेज है वो क्या शो करता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स शो करता है मार्लो की? तो ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स शो करता है फ्रेंड्स। ब्लैंक वर्स जो इन्होंने यूज किया है अपनी ट्रेजेडी में, तो उसके लिए जो डॉक्टर बेन जॉनसन है उन्होंने माइटी लाइन्स फ्रेज यूज किया है मार्लो के लिए। आगे है द न्यू अटलांटिस बाय फ्रांसिस बेकन इज एन। ये क्या है? एक अनफिनिश्ड नोवेल है फ्रेंड्स, और ये जो नोवेल है अनफिनिश्ड बेकन का द न्यू अटलांटिस, ये फ्रेंड्स पोस्थोमसली पब्लिश करवाया गया एक वर्क है, एक नोवेल है जो कि पोस्थोमसली
ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे। नोवेम ऑर्गेनिम बाय फ्रांसिस बेकन वॉज रिटन इन, ये जो इनका जो एस्से है, जो बेकन है उन्होंने एस्से लिखे हैं, फादर ऑफ एस्से माने जाते हैं फ्रांसिस बेकन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताना कि प्रिंस ऑफ एस्से किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये वर्क लिखा गया है, एस्से लिखा गया है, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया एक वर्क है फ्रेंड्स, और कब लिखा गया है, 1620 में ये लिखा गया एस्से है। हु रोट कोरियोलनस, ये कोरियोलनस है, ये क्या है, ये एक ट्रेजेडी है फ्रेंड्स। पहले तो इसकी जो जॉनर है उसकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्रेजेडी है जो किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। काफ़ी कम हम लोगों ने इनको इस वर्क को देखा है, लेकिन फ्रेंड्स ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जो कि 1608 इनका जो 4th फेज रहता है राइटिंग का, उसमें ये वर्क लिखा गया था। जो 3rd नंबर का फेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसी में जितनी हमारी जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी हुई हैं या कॉमेडी हुई हैं उसी फेज में लिखी गई हैं, और ये 4th फेज में लिखा गया क्या है, एक ट्रेजेडी है। द ग्लोब थिएटर वॉज गटेड डाउन इन, जो ग्लोब थिएटर है वो कब गटेड डाउन होता है फ्रेंड्स, जला दिया जाना, ख़त्म कर दिया जाना, मतलब उखाड़ फेंक दिया जाना। तो 1613 में जो ग्लोब थिएटर है इसको जला दिया गया था। ठीक है, कुछ इश्यूज रहे थे, क्योंकि लिटरेचर में हमने देखा था कि जो गोल्डन एज मानी जाती है ड्रामा की, लेकिन धीरे धीरे जो ड्रामा था उनका मोरल गिरने लगा था, जिसके कारण से हमने देखा कि जो ग्लोब थिएटर था उसको जला दिया गया था लोगों के द्वारा। ओके, आगे है। व्हेन डिड हेनरी 7th द पैट्रन ऑफ एजुकेशन केम टू थ्रोन, जो हेनरी 7th है वो कब सिंहासन पर बैठे थे, तो वो बैठे थे फ्रेंड्स 1485 में। जब हम देखते हैं कि जियोफ्री चौसर को हम पढ़ते हैं, तो जियोफ्री चौसर ने 3 राजाओं के काल को देखा था फ्रेंड्स, जिसमें उनका बर्थ हुआ था, फिर उनके जो लाइफ उन्होंने स्पेंड की थी, उनका यूथ, और फिर उनकी डेथ हुई थी। तो ये 2nd फेज था कि यहाँ जो हमारे चौसर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। हु इज एक्नोलेज्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे बोला जाता है, तो जॉन विक्लिफ को बोला जाता है फ्रेंड्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे राइटर माने जाते हैं जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था और लॉलार्ड्स मूवमेंट को चलाया था। ओके, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा राइटर है। 3-4 ही क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। द फर्स्ट बैटल ऑफ वॉर्स ऑफ रोजेज बिगेन, जो वॉर ऑफ रोजेज है वो उसकी पहली बैटल कब लड़ी गई थी, तो यहाँ हम देखते हैं तो 1455 में फर्स्ट बैटल, दूसरी बैटल थी वो 1467 के आसपास, और 3rd थी वो 1485 के आसपास। वॉर ऑफ रोजेज 3 बैटल में वैसे तो कंटिन्यू ही चल रहा था, लेकिन कभी अप डाउन्स आते रहते थे ना, तो यहाँ पे पीक पहुँच रहा होता है बीच बीच में। ठीक है, जो 2 हाउसेस के बीच थे, ये कोई ऐसी वैसी जो लड़ाई नहीं थी, ब्लड लड़ाई नहीं थी, ये जो लड़ाई थी वो हाउसेस के बीच में थी, जो कि एक वाइट था और एक रेड था, इसीलिए इनको रोजेज, वॉर ऑफ रोजेज कहा गया। ओके, आगे चलेंगे। इट इज़ द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन पोइटिक प्रोज विच बुक ऑफ 15th century प्रिंटेड बाई कोक्सटन हैज़ बीन रेफर्ड टू हेयर। अब कहता है कि एक बुक थी जो 15th century में पोइटिक प्रोज में थी। ठीक है, बुक इन इंग्लिश पोइटिक प्रोज में थी, जो कि कोक्सटन प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा रेफर की गई थी। तो वो कौन सी बुक थी? देखो फ्रेंड्स, जो पहली बुक थी पब्लिश करवाई गई थी वो दूसरी बुक थी, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या कहता है कि प्रिंटेड बाय कोक्सटन रेफर टू हेयर, यहाँ पे पब्लिश करवाई गई एक ग्रीक बुक थी। तो ये थी फ्रेंड्स मोटे डी ऑथर, ये बुक थी। लगभग इसकी अगर हम बात करें तो कब ये पब्लिश करवाई गई थी फ्रेंड्स, 1485 के समथिंग करवाई गई थी। इसके एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है। ओके, एवरी मैन 1490 इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंट एग्जाम्पल ऑफ। अब कहता है कि एवरी मैन है, इसको फ्रेंड्स फर्स्ट प्ले माना जाता है, फर्स्ट मोरल प्ले माना जाता है। क्या माना जाता है? फर्स्ट मोरल प्ले किसको माना जाता है? एवरी मैन को, जो कि क्या है मैंने अभी बताया, मोरलिटी प्ले है।
ठीक है। इंटरल्यूड क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे कोई स्टोरी या ड्रामा या कोई मूवी चल रही है तो उसके बीच में 10 मिनट का जो ब्रेक आता है ना, भाई चाय पानी पी लो या फिर कुछ बातें कर लो, कुछ भी करो, चाहे जो 10 मिनट का जो इंटरवल आता है उसी को क्या कहा गया है, इंटरल्यूड कहा गया है। ओके। आर्टिस्टिक होता है आर्ट से रिलेटेड, कि ड्रामा को कैसे लिखें कि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है। और रिलीजियस आपको पता है, जो कि हमारे धार्मिक जितने भी प्ले वगैरह हैं उनको हम रिलीजियस प्ले कह सकते हैं। आगे है पायर्स प्लोमैन, ए विजन इज ए लॉन्ग पोएम ऑफ अबाउट। अब कहता कि पायर्स प्लोमैन है वो विलियम लैंगलैंड की एक पोएम है जिसमें कितनी लाइंस को, जो कि एक विजन ऑफ लॉन्ग पोएम है, उसमें कितनी लाइन है। तो फ्रेंड्स यहाँ लाइंस की अगर हम बात करें तो 15,000 यहाँ पे लाइंस हैं वो लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं, पायर्स प्लोमैन में लिखी गई हैं। आगे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन सीरीज है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, नई बुक परचेज करने की ज़रूरत है। जो आपके पास है वही पढ़ो, साथ में ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखो, उसी से आपका जो एस्टेट है वो इजीली निकल जाएगा। यहाँ से जो 20 और 30 मार्क्स का जो हमारा लिटरेचर आता है वो कवर हो जाएगा इसी सीरीज के अंडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ चौसर बियर्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू दांतेज डिवाइन कॉमेडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या कहता है कि कौन सा वर्क चौसर का ऐसा है कि जो दांते की डिवाइन कॉमेडी से मिलता जुलता है, रिजेम्बलेंस होता है, पहचाना जाता है, उसके जैसा लगता है। तो यहाँ पे जो हाउस ऑफ फेम है वो वर्क ऐसा है कि जो दांते की डिवाइन कॉमेडी जैसा है। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा इज एट्रीब्यूटेड। इंग्लिश ड्रामा है वो कहाँ से आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा 4th ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। द लिटोजी ए रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। जो चर्च में सेरेमनी होती थी, जो फंक्शन होते थे, जो कुछ पार्टी वगैरह होती थी, उसी से जो हमारा जो ड्रामा है वो निकल के आया था। सबसे पहले जो ड्रामा था वो कहाँ परफॉर्म किया जाता था, चर्च के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गलियों में आने लगा। जैसे चौक चौराहे वगैरह होते हैं, चौक होते हैं, उनके ऊपर बोगीज होती थी, उनके थ्रू। जैसे अब इस चौक पे, जैसे हम कोई शहर का नाम ले लें कि भाई पहले तो यहाँ पे भगत सिंह चौक पे परफॉर्म किया, फिर थोड़े आगे निकल गए तो फिर अम्बेडकर चौक पे परफॉर्म कर दिया। ऐसे करके बोगीज में जो एक्टर्स होते थे वो परफॉर्म करते थे और फिर आगे चले जाते थे। ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले जो ड्रामा आया वो चर्च से ही निकल के आया था। आगे चलेंगे। द बेस्ट ऑफ जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड्स और फासेज वॉच। अब कहता है कि जॉन हेवुड है उनका बेस्ट इंटरल्यूड कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो जॉन हेवुड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है वो है द 4P। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारा वर्क रहता है फ्रेंड्स। और इसकी अगर हम डिटेल्ड बात करते हैं तो ये जो वर्क जो इंटरल्यूड है वो 1520 में हमारा पब्लिश करवाएगा एक वर्क है जिसमें 4 P दिए गए हैं। कितने P दिए गए हैं, 4 P दिए गए हैं जो कि अलग अलग हैं। पहला जो P है फ्रेंड्स वो है पाल्मर। किसको इंडिकेट करता है, पाल्मर है, पाल्मर, जिसमें अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग यहाँ रखा गया है जो लोग पिलग्रिमेज से जाके आते हैं। जैसे हमारे कावड़ वगैरह लेके आते हैं तो जो लोग कावड़ लेके आए हैं उनको हम कावड़िया बोलते हैं, ये पाल्मर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो P है वो है पार्डोनर। ये भी एक क्या होता था, एक रिलीजियस पर्सन होता था। तीसरा जो P है वो है पिलग्रिमेज और चौथा जो P है वो है पोथेकेरी। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मेडिसिन। तो यहाँ पे 4 P को मेंशन किया गया है, तो इसी के नाम से इसका टाइटल भी रखा गया है, जो कि किसका वर्क है, जॉन हेवुड का बेस्ट वर्क माना जाता है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी वर देयर इन दी कंट्रबरी टेल्स। अब कहता है कि कंट्रबरी टेल है उसमें कितने पिल थे। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो 29 हमारे पिलग्रिमेज थे। फिर इनमें कौन इंक्लूड होता है, चौसर इंक्लूड होता है जिसमें 30 बन जाते हैं। ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है विदाउट चौसर और इंक्लूड चौसर। फिर उनके बाद ये पूछ सकता है कि जो हैरी वैली जो होस्ट होता है जो तेबार्ड इनका, उसके मिलने के बाद कितने बन जाते हैं, तो 31। तो टोटल करके अगर हम देखते हैं तो 31 होते हैं। एक्सक्लूड चौसर 29 होते हैं, इंक्लूड चौसर और हैरी वैली 31 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जामिनर है थोड़ा बहुत पजल कर सकता है आपको।
द पिलग्रिम्स इन द कंट्रबरी टेल्स असेंबल्ड एज एट दी। अब कहता है कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ रुकते हैं। तो यहाँ तेबार्ड इन में, तेबार्ड इन होती है जिसका जो होस्ट होता है वो हैरीवली होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन बाय निकोलस उडाल हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ क्लासिकल स्कूल। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है। तो फर्स्ट कॉमेडी है हमारी राल्फ रोस्टर जोस्टर, जो कि 1551 में लिखी गई हमारी एक कॉमेडी है। उसके 10-12 साल के बाद गोर बड़क जो कि हमारी ट्रेजेडी है वो पब्लिश करवाई गई थी 1561 और 2 के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारा वर्क रहता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर वॉज फाउंडेड इन दिस सबअर्ब ऑफ लंदन इन। अब जो थिएटर है दी थिएटर वो कब प्रोफाउंड किया गया था, तो 1576 में प्रोफाउंड किया गया था। ये क्वेश्चंस मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, तो आप बताना कि ये किसके द्वारा बनाया गया एक थिएटर था। ओके, प्ले हाउस था। आगे चलेंगे। चौसर एम्प्लॉयड स्पेस इन हीज प्रोलॉग एंड कंट्रबरी टेल्स। अब कहता है कि चौसर अपने जो कंट्रबरी टेल है और प्रोलॉग हैं उनमें किस तरह के वर्क या हम स्टाइल यूज करते हैं। तो उनकी जो स्टाइल थी वो हीरोइक कैपलेट में लिखे गए इनके वर्क थे। हीरोइक कैपलेट वो होते हैं फ्रेंड्स जिसमें 2 लाइन स्टेंजा होते हैं और 10 सिलेबिक आइम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए कैपलेट होते हैं। ओके, द पिलग्रिम्स जो क्वाइन किया था हीरोइक कैपलेट को, तो वो भी हमारे चौसर को ही जाता है। क्वाइन करने का श्रेय भी किसको जाता है, जोफ्री चौसर को ही जाता है। इसके बाद जॉन ड्राइडन ने इनको आगे बढ़ाया। जॉन ड्राइडन ने काफ़ी यूज़ किया हीरोइक कैपलेट का अपने वर्क में। ओके, द पिलग्रिम्स इन कंट्रबरी टेल्स वर बाउंड टू विजिट द सराइन ऑफ। कहाँ पे विजिट करने के लिए जो पिलग्रिम थे वो गए थे, तो फ्रेंड्स टॉमस एबेकेट की जो मज़ार होती है वहाँ पे गए थे। जैसे हमारी मज़ार होती है जैसे अजमेर में है, इस तरह से ही टॉमस एबेकेट की मज़ार है कंट्रबरी में, तो वहाँ पिलग्रिम्स थे वो धार्मिक यात्रा के लिए गए थे। ओके, स्पेंसर कॉल्ड डैश एज दी वेल ऑफ इंग्लिश एंड डिफाइल्ड। अब कहता है कि ये क्योटेशन जो स्पेंसर बहुत बड़े फैन थे जियोफ्री चौसर के, तो उन्होंने इन्हीं के लिए ये कोट किया है कि चौसर है वो शुद्ध आत्मा है। चौसर एक ऐसे हैं जो कि जिनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड डिफाइल्ड, कि चौसर से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये जो कोटेशन की गई है वो चौसर के लिए की गई है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। Who among the following has been called the morning star of reformation? तो morning star of reformation किसको कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ को। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे राइटर माने जाते हैं। The first translator of Virgil into English was। फर्स्ट ट्रांसलेटर कौन थे जिन्होंने विर्जिल का एक वर्क था आइलैड, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे गैविन डगलस। कौन है, गैविन डगलस हैं जिन्होंने 1573 में इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जो विर्जिल के एनियड है इसको। ठीक है, चौसर इंट्रोड्यूस द हीरोइक कैपलेट इन इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइम रोयल। ठीक है, राइम रोयल ये मैंने फ्रेंड्स अलग से क्लास बना रखी है आइम्बिक पेंटामीटर के ऊपर, मीटर जितने भी हैं उन सभी के ऊपर, राइम रोयल के ऊपर और राइमिंग स्कीम के ऊपर। ये मैंने अच्छी तरह आपको प्ले लिस्ट में चेक करना, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके, आगे चलेंगे। कन्फेसियो मेंटिस इज रिटन बाई। अब कहता है कि कन्फेसियो मेंटिस है वो किसके द्वारा लिखा गया वर्क है। तो फ्रेंड्स जो जॉन गोवर हैं इन्होंने इस वर्क को लिखा है, और जॉन गोवर हैं वो चौसर के फॉलोअर माने जाते हैं। वैसे तो कंटेम्परेरी हैं लेकिन इन्होंने काफ़ी वर्क चौसर के फॉलो किए हैं, तो इसलिए इनको चौसर का फॉलोअर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में अपने वर्क लिखे। ठीक है, फ्रांस लैंग्वेज में अपने वर्क लिखे, फ्रेंच लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये जो वर्क है कन्फेसियो मेंटिस ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया एक वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप सो गाइज ये आपको क्लास पसंद आ रही होंगी और काफ़ी हेल्पफुल भी लग रही होंगी आपको। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि फ्रेंड्स मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती रहूँ। आगे चलेंगे। विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन 1474 आइडेंटिफाई द बुक। अब कहता है कि पहली इंग्लिश में प्रिंट की गई बुक कौन सी थी। वो मोटे दी ऑथर थी, वो तो ग्रीक लैंग्वेज में थी। अब कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी बुक ऐसी थी जो पहली बुक थी जिसको आइडेंटिफाई किया गया कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। तो यहाँ पे जो वर्क है वो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन बनता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विच ईयर कि कौन सी ईयर जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो 1474 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। आगे चलेंगे। राल्फ रॉबिन्सन्स ट्रांसलेशन ऑफ मोरेज यूटोपिया अपीयर्ड इन। अब कहता है कि राल्फ रॉबिन्सन ने जो टॉमस मोरे का वर्क था यूटोपिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कब किया था? 1551 में ट्रांसलेट किया गया था। अब कहते हैं कि मोरे ने इस वर्क को लैटिन लैंग्वेज में कब लिखा था? तो 1516 में इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। किसने लिखा था? टॉमस मोर ने। और बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया राल्फ रॉबिन्सन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, कहीं भी आपको कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन है उसमें डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा फ्रेंड्स। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन मेड बाई। अब कहता है कि ऑथोराइज्ड वर्जन जो हमारा बाइबल का है वो किसके द्वारा लाया गया। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड्स विलियम जो जॉन विक्लिफ है उनके द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1382 में ये लाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जेम्स वन ने, काफ़ी स्कॉलर्स हैं, पोइट्स, राइटर हैं, उनके द्वारा लगभग 45 स्कॉलर्स के द्वारा इसका फिर से ट्रांसलेशन करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अर्ल ऑफ सूरे वॉज एग्जीक्यूटेड। जो अर्ल ऑफ सूरे है उसको कब एग्जीक्यूटेड किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो 1547 में इनको डेथ की पनिशमेंट दी गई थी फ्रेंड्स। एग्जीक्यूटेड, फांसी पे लटकाया गया था। अब कहते हैं कि अर्ल ऑफ सूरे का जो रियल नेम है वो क्या है? तो रियल नेम की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स हेनरी होवार्ड इनका रियल नेम है। क्या नेम है? हेनरी होवार्ड। हेनरी होवार्ड। ठीक है, आप देख लेना जैसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके द्वारा इनको एग्जीक्यूटेड किया गया था? तो हेनरी 7th के द्वारा, हेनरी 8th के द्वारा। हेनरी 8th ने इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और फ्रेंड्स जो हमारे अर्ल ऑफ सूरे हैं या हम कह सकते हैं हेनरी होवार्ड है, इन्होंने मॉडर्न ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था लिटरेचर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। हु इज रेफर्ड टू एज द पायनर ऑफ पिकार्स्क्यू नॉवल इन इंग्लिश। अब कहता है कि पिकार्स्क्यू नॉवल का पायनर किसे माना जाता है? तो जॉन लिली को पिकार्स्क्यू नॉवल का फादर माना जाता है, पायनर माना जाता है फ्रेंड्स। और पिकार्स्क्यू नॉवल क्या होता है? वंडरिंग रोग्यू होता है, जिसमें हमने देखा कि जो मालगुडी डेज, इस तरह के जो आर के नारायण वगैरह हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पिकार्स्क्यू नॉवल लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सैटायर हो सकते हैं, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह का कोई हमारे जो हम बात करें तो रीजनल हमारे नॉवल, इन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय टॉमस नैश इज टिपिकल। अब कहता है कि जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो नॉवल लिखा गया है फ्रेंड्स, वो किस फॉर्म में लिखा गया है, किस जॉनरे में लिखा गया है? तो ये क्या है? एक अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है, वो पिकार्स्क्यू नॉवल है फ्रेंड्स। इसकी अगर हम बात करें और कब लिखा गया था? 1594 में ये हमारा नॉवल लिखा गया है। आगे चलेंगे। द वन दैट ट्रेस द जीनियोलॉजी ऑफ शूमेकर इज। अब कहता है कि जो ये वर्क एक लिखा गया था, द जीनियोलॉजी ऑफ ए शूमेकर, ये एक वर्क है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वर्क लिखा गया था टॉमस डेकर ने। किसने लिखा था? टॉमस डेकर ने। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है फ्रेंड्स द जेंटल क्राफ्ट के ऊपर ये बेस्ड है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये वर्क है जेनियोलॉजी ऑफ ए शूल मेकर, वो किसका एक ट्रेस लिया हुआ है, मतलब किसके करेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं। तो ये जनरल क्राफ्ट की एक के ऊपर डिपेंड, या हम कह सकते हैं ये इसका सोर्स रहा होगा। आगे चलेंगे। हाउ मैनी टेल्स वर एक्चुअली प्लान्ड बाई चौसर फॉर हीज कंट्रबरी टेल्स बट हाउ मैनी कुड बी कम्प्लीटेड। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि चौसर ने 120 जो टेल्स हैं उनकी कल्पना की थी, भाई उनकी प्लानिंग की थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई, किसी न किसी वजह से नहीं हो पाई। तो कितनी टेल्स उन्होंने इसमें कंडक्ट की हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर 4 था वो हमारा बिल्कुल राइट है। इसमें 124 प्लान की गई थी, लेकिन कंप्लीट कितनी की गई थी, 124 ही कंप्लीट की गई थी। आगे चलते हैं। टॉमस काइट ट्रांसलेटेड कॉर्नेलिया फ्रोम। अब कहता है कि कॉर्नेलिया जो एक वर्क है, ठीक है, वो एक फ्रेंच वर्क है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। कब किया गया था, 1593 में, और किसके द्वारा किया गया था, टॉमस काइट के द्वारा किया गया एक वर्क है। ओके, ऑन विच आर शेक्सपियर रोमन प्लेज बेस्ड ऑन। अब कहता है कि शेक्सपियर के रोमन प्ले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो नॉर्थ प्लूटार्क के ऊपर, जो नॉर्थ स्टेट से प्लूटार्क हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं शेक्सपियर के जितने भी हमारे रोमन प्ले हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस हम कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह के जो वर्क हैं। वट इज़ द सब टाइटल ऑफ बेन जॉनसन टिम्बर। बेन जॉनसन का जो टिम्बर एक वर्क है उसका सब टाइटल क्या है, तो वो है डिस्कवरीज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सभी एजेस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस बेकन्स एसेज फर्स्ट एडिशन अपीयर्ड इन 1597, सेकंड इज इन 1612, द थर्ड इज। जो फ्रांसिस बेकन के जो फ्रेंड्स एसेज थे वो 3 फेज में पब्लिश करवाए गए थे, तो थर्ड फेज इन्होंने पूछा है, तो वो है 1621 में। ओके, हु इज कॉल्ड द डिकन्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का डिकन्स किसे का, चार्ल्स डिकन्स किसे कहा जाता है, तो टॉमस डेकर को क्या कहा जाता है, एलिजाबेथन एज का डिकन्स कहा जाता है। सब टाइटल दे दिए जाते हैं, जो टाइटल वगैरह दे दिए जाते हैं, जैसे हम आज भी देते हैं कि भाई किसे कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, ऐसे करके नहीं करते, तो ये एलिजाबेथन एज का डिकन्स है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ टॉमस मिडल्टन वॉज प्रेज्ड बाई चार्ल्स लम्ब एंड अदर राइटर्स, आइडेंटिफाई इट। अब कहता है कि कौन सा एक ऐसा प्ले है जो टॉमस मिडल्टन का, जो चार्ल्स लम्ब और कई दूसरे राइटर्स के द्वारा प्रेज्ड किए गए हैं, तो वो है हमारे दी विच। ठीक है। पीजेंट रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन। अब कहता है कि पीजेंट रिवोल्ट जो इंग्लैंड में पीजेंट रिवोल्ट हुई थी, जो किसानों का हम कहें तो विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1381 में। कब हुआ था, 1381 में किया गया था। यूटोपिया इज रिटन बाय, यूटोपिया है टॉमस मोर के द्वारा, कब लिखा गया था, 1516 में लिखा गया था लैटिन लैंग्वेज में। बाद में इसका ट्रांसलेशन किसने किया, आप बताना। ठीक है, कब किया गया था ये भी आप बताना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द 4 चीफ डायलेक्ट दैट फ्लोरिस्ड इन द प्री चौसरियन पीरियड बिकम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर्स टाइम। अब कहता है कि कौन सी ऐसे 4 डायलेक्ट थी जो कि चौसर के टाइम में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी। ठीक है, स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज बन गई थी, तो वो है फ्रेंड्स हमारी ईस्ट मिडलैंड की। ईस्ट मिडलैंड क्यों कहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इटली या फिर हम कहें फ्रांस से ज़्यादा जो इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा था, ट्रेड वगैरह हो रहा था, तो उस टाइम पे ये लैंग्वेजेज यहाँ आई फ्रांस और इटली की। और फिर ये जो डायलेक्ट, देसी डायलेक्ट और जो अदर डायलेक्ट या हम कहें लैंग्वेज थे, मिलके नई लैंग्वेज निकल के आई जो कि मिडल इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जानी गई। आगे चलेंगे। द फॉलोवर ऑफ जॉन वाइक्लिफ्स वर नोन एज। जॉन विक्लिफ के फॉलोवर हैं उनको क्या कहा जाता है, तो लोलार्ड्स। इन्होंने लोलार्ड मूवमेंट चलाया था, और क्यों चलाया था फ्रेंड्स, जो चर्च की सुपरमेसी पावर थी उसका पतन करने के लिए, उसको डिगाने के लिए, हिलाने के लिए, उसका विद्रोह करने के लिए कि भाई चर्च ऐसे नहीं कि चर्च की हुकूमत चलेगी, हर एक को अपना राइट मिलना चाहिए, कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जॉन वाइक्लिफ ने एक आंदोलन चलाया था, लोलार्ड्स मूवमेंट। वोक्स क्लेमेंटीज इज ट्रेजरी लार्जली कंसर्न्ड विद। अब कहता है कि
वोक्स क्लेमेंटीज। ये फ्रेंड्स फिर से हमारा जो वर्क आया था जॉन गोवर का, तो ये वर्क है फ्रेंड्स, ये हमारा लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया एक वर्क था, वेटाइलस रिबिलियन। इसमें क्या था, ये किससे रिलेट था, वेटाइल एक रिबिलियन था फ्रेंड्स इंग्लैंड में, ठीक है। और इन्हीं के बाद जो हमारे विक्लिफ थे वो आए थे, तो इन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कन्फेसियोमेंटिस बाय जॉन गोवर इज रिटन इन, तो ये कन्फेसियोमेंटिस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई एक वर्क है जो कि जॉन गोवर के द्वारा लिखी गई वर्क है। हु इज लव टॉकिंग अबाउट इन द फॉलोइंग लाइन, ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स ये वर्क लिखा गया है, बेन जॉनसन ने इसको लिखा है, और किसकी प्रेज में लिखा है फ्रेंड्स, ये आप बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी क्वेटेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको आज स्टेट में ये देखने को भी मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बताना ये किसके लिए बेन जॉनसन ने इसको क्योट किया है। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है कंप्लीट हुई। कल इसका एक पार्ट और रहता है 64 टू शेक्सपियर का, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी एज रहती है रेस्टोरेशन उसमें चलेंगे, या फिर हम एलिजाबेथन एज को कंडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।